आज हम बीए पार्ट थर्ड के पॉलिटिकल साइंस के अंतर्राष्ट्रीय संबंध पेपर में, जो कि सेकंड पेपर है, उसमें साम्यवादी खेमे के बिखराव, क्लब्स ऑफ द कम्युनिस्ट ब्लॉक के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है, आज विश्व की एकमात्र महाशक्ति, विश्व में एकमात्र महाशक्ति बची है और वो है अमेरिका। 1991 के बाद में, सोवियत संघ के बिखराव के बाद में विश्व व्यवस्था के मौजूद हो गई। और साम्यवाद के बिखराव के क्या कारण थे, और जो सोवियत संघ के साम्यवादी नेतृत्व में साम्यवादी गुट बना, उसने क्या किया, किन सैनिक संधियों का निर्माण हुआ, और जो अंतर्राष्ट्रीय जो साम्यवादी गुट बना उसमें सोवियत संघ को क्या लाभ मिला, और सोवियत साम्यवादी गुट का अवसान के बाद में किन किन देशों में साम्यवादी गुट का अवसान हुआ, और लास्ट में हम चर्चा करेंगे साम्यवादी गुट के विघटन के प्रभाव की। तो हम शुरुआत करते हैं सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट का निर्माण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई, जिसमें एक एक कर पूरी यूरोप के राज्यों को साम्यवादी शासन के सांचे में डाला गया। पूरी यूरोप से अभिप्राय उस क्षेत्र से जो उत्तर में स्टेटिन से लेकर दक्षिण में ट्रिस्टे तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र के सीमांत फिनलैंड, सोवियत संघ, तुर्की सीमांतों से मिलते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया राज्य शामिल किए जाते हैं। पूरी यूरोप के इन समाजवादी राज्यों का कुल क्षेत्रफल 8 लाख वर्ग किलोमीटर है। पूरी यूरोप के देशों को साधारणतः सोवियत संघ के पिछलग्गू सैटेलाइट देशों के नाम से पुकारा जाता है। द्वितीय महायुद्ध के बाद इन देशों में साम्यवादी शासन की स्थापना में सोवियत संघ ने उल्लेखनीय सहायता दी थी। जिस तरह से सोवियत संघ के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका ने यूनान और इन देशों को आर्थिक सहायता दी थी मार्शल योजना के अंतर्गत। इसी तरह से सोवियत संघ ने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इन पूरी यूरोप के देशों को एक तरीके से अपना पिछलग्गू राज्य बना दिया, अपना सैटेलाइट स्टेट बना दिया। तो इस तरह से इसने इनकी शासन व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत ही भरपूर सहायता की थी। स्टालिन का एक विश्वास था कि सोवियत संघ की सुरक्षा के लिए एक आवश्यक है कि उसकी पश्चिमी सीमा पर स्थित पूरी यूरोप राज्य में सोवियत रूस के प्रति सद्भाव में बेहतर रखने वाली सरकार स्थापित हो जाए। सौभाग्यवश युद्धोत्तर परिस्थितियाँ उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल मिली। जिस समय युद्ध बंद हुआ, रूसी लाल सेनाएं मध्य यूरोप तक अपना अधिकार किए बैठी थी। पूर्वी यूरोप के सभी देशों को जर्मनी की दास्ता से उन्होंने ही मुक्ति दिलाई थी। इन देशों की साम्यवादी पार्टियों ने ही जर्मनी के विरुद्ध लड़े जाने वाले छापेमार संघर्ष का नेतृत्व किया था। साम्यवादी रूस के प्रति इन राज्यों में अपार सहानुभूति थी। अतः स्टालिन की सद्भावना का लाभ उठाकर चतुराई से इन राज्यों में साम्यवादी शासन की स्थापना का सफल प्रयास किया। द्वितीय महायुद्ध के बाद में पूरी यूरोप के देशों में सोवियतीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। सोवियत सेनाओं ने जिन क्षेत्रों को मुक्त कराया था, वहाँ उन्होंने मजदूर वर्ग को सत्ता पर अधिकार स्थापित करने में सहायता की थी, ताकि स्थिति के सामान्य होने पर वहाँ क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सके। पूरी यूरोप में सोवियतीकरण की प्रक्रिया विभिन्न प्रकारों से व्यक्त हुई। 1945 में पोलैंड में स्टालिन के प्रयासों के फलस्वरूप एक मिलीजुली स्थायी सरकार संगठित की गई, जिसमें 5 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। इस प्रकार सभी महत्वपूर्ण पद साम्यवादी के नियंत्रण में रखे गए। 6 मार्च 1945 को सोवियत निर्देश पर रोमानिया में साम्यवादी सरकार का निर्माण किया गया। 8 मई को सोवियत संघ ने मित्र राष्ट्रों से परामर्श किए बिना रोमानिया की नई सरकार के साथ एक पंचवर्षीय समझौता किया, जिसमें रोमानिया के आर्थिक जीवन पर सोवियत रूस का प्रभाव पड़ने लगा। याल्टा में स्टालिन द्वारा किए गए आश्वासनों के फलस्वरूप नवंबर 1945 में बुल्गारिया में आम चुनाव हुए। चुनाव में केवल सरकार से मिले जुले दलों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। विरोधी दलों के उम्मीदवारों को आतंकित किया गया। 46 में बुल्गारिया के नया संविधान बनाए जाने के उद्देश्य में
उद्देश्य से आम चुनाव हुए। साम्यवादी दल इस चुनाव में भारी बहुमत से विजय हुआ। इसी प्रकार से 1 फरवरी 1946 को हंगरी में राजतंत्र समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना की गई। अगस्त 1947 में हंगरी में संसद के लिए चुनाव हुए, जिसमें साम्यवादी दल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इसी तरह से द्वितीय महायुद्ध के बाद में यूगोस्लोवाकिया में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई, परंतु यूरोप के अन्य देशों की भांति यूगोस्लाविया को मुक्त कराने में लाल सेना की कोई भूमिका नहीं रही। वस्तुतः यूगोस्लाविया का मुक्ति संग्राम वहाँ के लोगों ने स्वयं लड़ा और उसे मार्शल टिटो ने अपना नेतृत्व दिया था। चेकोस्लोवाकिया में 1946 में चुनाव में 310 में से 114 सीटें स्लोवाकिया और चेक साम्यवादी दलों ने प्राप्त की और वेनेज को राष्ट्रपति तथा गाटवाल्ड को प्रधानमंत्री बनाया गया। जब 1947 से मार्शल योजना सामने आई तो चेकोस्लोवाकिया ने अपनी राष्ट्रीय हित की दृष्टि से उसमें शामिल होना स्वीकार नहीं किया। अपनी सुरक्षा की दृष्टि से उसने सोवियत संघ की मैत्री आवश्यक समझी और 1947 के बाद भूमि उद्योग, विदेशी व्यापार, बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण करके चेकोस्लोवाकिया के खुले रूप में सोवियत संघ का अनुसरण करने वाला एक समाजवादी राष्ट्र बना। संक्षेप में, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात पूरी यूरोप में जिस प्रकार शासन तंत्र स्थापित हुए, वे निश्चय ही सोवियत संघ के समर्थक थे। तो ये देश एक एक करके सोवियत समर्थक बनते चले गए और इन देशों में सोवियत संघ का प्रभाव महत्वपूर्ण था। अब दूसरा हमारा पॉइंट है साम्यवादी गुट की सुदृढ़ता, सैनिक और आर्थिक एकीकरण। सोवियत संघ ने साम्यवादी गुट को सुदृढ़ करने के लिए सैनिक और आर्थिक एकीकरण पर बल दिया। इसके लिए जो प्रयास किए गए उसमें पहला था वार्सा पैक्ट या पूर्व यूरोपीय संधि संगठन। वार्सा पैक्ट और ईस्ट यूरोप सिक्योरिटी पैक्ट, जब पश्चिमी जर्मनी को 9 मई 1955 को नाटो का सदस्य बना लिया गया और पश्चिमी राष्ट्रों ने जर्मनी का पुनः सशस्त्रीकरण कर दिया, तो इससे सोवियत संघ तथा अन्य पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों के लिए चिंतित होना स्वाभाविक था। पश्चिमी शक्तियों में ने नाटो, सीटो, सेंटो द्वारा सोवियत संघ के इर्द गिर्द की स्थिति पैदा कर दी थी। अतः यह स्वाभाविक था कि सोवियत संघ सैनिक गठबंधनों का उत्तर सैनिक गठबंधनों से देता। साम्यवादी गुट का सम्मेलन 11 से 14 मई 1955 के वार्सा में बुलाया गया। इस सम्मेलन में सोवियत, रूस और पूर्वी यूरोप के 7 राष्ट्रों अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया ने भाग लिया था। तो ये जो संधि की गई, इस संधि में 14 मई 1955 को सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्रों ने मित्रता और पारस्परिक सहयोग की 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे पूर्वी यूरोपीय संधि संगठन अथवा वार्सा संधि कहते हैं। इस संधि की भूमिका में यूरोप में सामूहिक सुरक्षा की पद्धति के स्थापित करने पर बल दिया गया और ये कहा गया कि पश्चिमी यूरोप के संधि निर्माण में तथा पश्चिमी जर्मनी के पुनः शस्त्रीकरण से आवश्यक हो गया कि अपनी सुरक्षा सुदृढ़ करे और यूरोप में शांति स्थापित करे। कहने का मतलब ये हुआ कि अमेरिका के जवाब में, अमेरिका ने जिन सैनिक गठबंधनों का निर्माण किया वो उसके जवाब में सोवियत संघ ने भी वार्सा पैक्ट का निर्माण किया। दूसरा है पारस्परिक आर्थिक सहायता की परिषद, काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस। इस संगठन की स्थापना अप्रैल 1949 में की गई। इसके संस्थापक सदस्य थे बुल्गारिया, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया तथा सोवियत संघ। 1950 में अल्बानिया और पूर्वी जर्मनी ने भी इस संगठन की सदस्यता ग्रहण कर ली। 62 में मंगोलियाई गणराज्य तथा 64 में यूगोस्लोवाकिया के साथ ही CMFEA के संबंध स्थापित हो गए। इस संगठन में सभी सदस्य राष्ट्रों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। इसकी सदस्यता ऐसे प्रत्येक देश के लिए खुली हुई थी जो मूलभूत सिद्धांतों में आस्था रखता हो तथा जो सदस्यता में
निहित उत्तरदायित्वों को पूरा करने को तैयार हो। पिछले 30 वर्षों में इस संगठन के माध्यम से पूरी यूरोप के देशों तथा मंगोलिया और सोवियत संघ के बीच आर्थिक क्षेत्र में बहुत सहयोग हुआ। इस सहयोग से सभी सदस्य लाभान्वित हुए। यह एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन था जिसमें 8 समाजवादी देश सम्मिलित थे। कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो कॉमिनफॉर्म सितंबर 1947 में सोवियत संघ, बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, इटली के सामंती दलों के प्रतिनिधि पोलैंड की राजधानी वारसा में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने बेलग्रेड में एक साम्यवादी सूचना कार्यालय खोलने का निश्चय किया। कामिन फॉर्म का उद्देश्य यूरोप में सामान्य साम्यवादी नीतियों को क्रियान्वित व समायोजित करना था। यह पूरी तरह सोवियत संघ के नियंत्रण में था। कामिनी फॉर्म के माध्यम से पूर्व यूरोपीय राज्यों की साम्यवादी सरकारों को संगठित करने और उन्हें साम्यवादी कार्य पद्धति में दीक्षित करने में स्टालिन को पर्याप्त सफलता मिली। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में साम्यवादी गुट। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के नेतृत्व में सुदृढ़ साम्यवादी गुटों का राष्ट्रीय गुट उदित हुआ। पूरी यूरोप में सभी देश इस गुट से संबद्ध हो गए। पश्चिमी गुट के देशों के साथ उग्र शीत युद्ध हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में ये देश एकजुट होकर मतदान करते। सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ बार बार वीटो का प्रयोग करने लगा। पूर्वी जर्मनी के साम्यवादी गुट में शामिल होने से पश्चिमी देश सशंकित हो गए। वार्सा पैक्ट के निर्माण में पूरी यूरोप के राष्ट्र सोवियत संघ के पिछड़कों बन गए। साम्यवादी गुट ने तीसरी दुनिया के देशों को अपना प्रभाव क्षेत्र बनाना आरंभ किया। तीसरी दुनिया में महाशक्तियों की प्रतिष्ठा प्रारंभ हुई, सशस्त्रीकरण की होड़ बढ़ी और दुनिया में शांति स्थापना के समर्थक लोग चिंतित होने लगे। तीसरी दुनिया के देशों जो कि गरीब थे और स्वतंत्रता में यानी कि पूर्व में ये ब्रिटिश साम्राज्य का अधीन थे, इसलिए इन्होंने ये महसूस किया कि यदि हमें स्वतंत्र रहना है तो एक तरीके से हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है। और इसके परिणाम स्वरूप जिन देशों ने किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए और वे भारत जैसे देश थे, वो देश एक तरीके से नाम के सदस्य या गुटनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाए। साम्यवादी गुट का अवसान। यूरोप साम्यवाद का मजबूत गढ़ रहा। सोवियत संघ तथा पूरी यूरोप के देश साम्यवादी तानाशाह के सुदृढ़ दुर्ग माने जाते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी यूरोप के देशों पर स्टालिन द्वारा साम्यवादी तानाशाही थोप दी गई थी, किंतु 1989-91 के वर्षों में सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देश साम्यवादी निरंकुशता से एक कर मुक्त हो गए। संपूर्ण कम्युनिज्म अर्थात सारा का सारा मार्क्सवाद लेनिनवाद अब इतिहास के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। इस भयावह विचारधारा की नाजीवाद जैसी दुर्गति हुई। सरवारा की तानाशाही, जन लोकतंत्र, अनंत क्रांति में राज्य की शाश्वत भूमिका जैसे लेनिन के मौलिक सिद्धांतों को पेरिस्ट्रोइका का पुनर्गठन से धराशायी कर दिया। अब यूरोप में लेनिन का केवल नाम भर संभवतः एक राष्ट्रीय नायक के रूप में रह गया। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों में बहुदलीय लोकतंत्र, अन्य पद्धतियों के साथ साथ सस्तित्व और धार्मिक सत्ता के आगमन से मार्क्सवाद मिट्टी में मिल गया। अल्बानिया को छोड़कर पूर्वी यूरोप की कम्युनिस्ट तानाशाहियों 1989 में केवल 6 मास के अवधि में भीतर धराशायी हो गई। हंगरी, पोलैंड, इटली की कम्युनिस्ट पार्टियों ने अपने निधन का स्वयं उल्लेख किया। राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने स्वयं सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिए। इसी सोवियत संघ के विघटन में राष्ट्रपति गोर्बाचोव की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही और उन्होंने ये महसूस किया कि जहाँ ये जो सोवियत संघ है जो अंदर ही अंदर गुठन और टूटन के कगार पर है और उसको पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट से एक तरीके से एक स्वतंत्र मतलब एक ताज़ा हवा का झोंका आया और एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह ये राष्ट्र जो है साम्यवाद से मुक्त हो गए। 1989-91 की क्रांति इस दृष्टि से अनोखी कि उसके पीछे कोई सुसंगठित शक्ति नहीं थी। कम्युनिस्ट कुल तंत्रों ने कभी भी सरवारा को उसकी आवाज़ नहीं उठाने दी, फिर भी क्रांति हुई। मुख्यतः उसका श्रेय मानव की अदम्य भावना को है। रोमानिया के अतिरिक्त अन्य सब देशों में क्रांति पूर्णतः शांतिपूर्ण रही। राजनीतिक दर्शन के रूप में मार्क्सवाद इस स्थिति की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत नहीं कर सका। संक्षेप में आज सोवियत संघ और पूरी यूरोप
पूर्वी यूरोप के देश साम्यवादी भीमाकार तथ्य के बंधन से मुक्त होकर स्वतंत्रता और लोकतंत्र के बाहर का आनंद ले रहे हैं। पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का अवसान। सोवियत संघ के राजनीतिक रंगमंच पर गोरबाचोव उदय से पूर्व भी संसार में ऐसे विचारशील लोग थे जिनका वो अनुमान था कि एक न एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब कम्युनिज्म के जुए में जूते हुए लोग उसे उतार फेंकेंगे और कम्युनिज्म ध्वस्त हो जाएगा। परंतु उनमें से भी कोई इस बात की आशा तो क्या कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह सब अचानक इतने शीघ्र और इतनी सरलता से केवल रोमानिया को छोड़कर बिना रक्तपात के और बिना बाहरी सहायता के आप से आप हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि पूरी यूरोप जो सोवियत संघ का गढ़ था वहाँ पर गोरबाचोव के उदय के परिणाम स्वरूप गोरबाचोव जैसे लोग ऐसे कई लोग थे जिनका ये अनुमान था कि एक एक करके एक दिन ऐसा आएगा जब कम्युनिज्म के जुए को लोग उतार कर फेंक देंगे, अब कम्युनिज्म का ध्वस्त हो जाएगा। परंतु उसमें कोई इस बात की आशा बिल्कुल भी नहीं थी, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह सब अचानक और इतनी शीघ्रता से और इतनी सरलता से हो जाएगा। लेनिन, स्टालिन और ब्रेजनेव जैसे सोवियत नेताओं द्वारा लो आवरण में बंद करके रखे इन देशों की आर्थिक दुर्दशा से घबराकर गोरबाचोव ने सोवियत संघ में पुनर्गठन पेरेस्ट्रोइका के संकल्प के साथ ग्लासनोस्ट का द्वार जो खोला तो स्वतंत्रता के स्वच्छ आयु के एक झोंके से पूरे यूरोप के देशों पर तोपे गए कम्युनिस्ट तानाशाह सड़े फलों की बात एक एक करके टपाटप धूल मंडित होते चले गए, जिनमें हंगरी, रोमानिया, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया और बर्लिन की दीवार का ढहना, जर्मनी का एकीकरण होना, है ना, सोवियत संघ का विघटन, वार्सा संधि को भंग करना, यूगोस्लाविया का विघटन, ये महत्वपूर्ण घटनाएं थी। अब हमारा नेक्स्ट जो लास्ट का जो है वो है साम्यवादी गुट के विघटन के प्रभाव। साम्यवादी गुट के विघटन से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अनेक दूरगामी प्रभाव पड़े। उनमें कतिपय निम्न प्रकार है। शीत युद्ध का अंत। साम्यवादी खेमे के विघटन ने शीत युद्ध को समाप्त कर दिया और तनाव रहित नई विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। इसने विश्व में विशेषकर यूरोप में लगभग आधी शताब्दी बाद शांति स्थापना की। तो पहला इसका जो प्रभाव पड़ा वो था शीत युद्ध का अंत। दूसरा, रूस की भूमिका में परिवर्तन। साम्यवादी गुट के बिखराव से रूस का अंतर्राष्ट्रीय वजन कम हुआ, उसकी महाशक्ति की पदवी का पराभव हुआ। उसने रूस की बीमार और जर्जर होती अर्थव्यवस्था को उजागर कर दिया। तीसरा, साम्यवाद का पराभव। साम्यवादी गुट के बिखराव से साम्यवाद का पराभव आरंभ हुआ। इसने लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद और अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद के सिद्धांतों को दफना दिया। इसने यूरोप की साम्यवादी समाजवादी पार्टियों और पीपुल्स डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी में बदल दिया। विचारधारा के आधार पर राष्ट्रों का विभाजन अप्रासंगिक। साम्यवादी गुट के विघटन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा को अप्रासंगिक बना दिया। आज राष्ट्रों को विचारधारा के आधार पर बांटा नहीं जाता। पूर्व साम्यवादी देश अछूत नहीं कहलाते। रूस, अमेरिका, चीन आर्थिक संबंधों के आधार पर एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। साम्यवादी देशों के बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को अपना लिया है। लोकतंत्र की सर्वव्यापकता। साम्यवादी गुट के विघटन में लोकतंत्र एक सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली की प्रमाणित नहीं किया, बल्कि उसकी सर्वव्यापकता को स्थापित कर दिया। पूरे यूरोप में वही लोकतंत्र की बयान ने इन देशों की सर्वाधिकारवादी सरकारों को काटकर लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना की। बल्कि उसके प्रथम झटके जून 1989 की थियानअनमेन की चौक की घटना चीन में महसूस की गई। एक ध्रुवीय विश्व साम्यवादी गुट के बिखराव के बाद अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरा। ये विश्व की एकमात्र पुलिसमैन या महानायक बन गया। उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं, उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। वह प्रत्यक्ष या परोक्ष हस्तक्षेप द्वारा किसी क्षेत्र के संतुलन को बना या बिगाड़ सकने की स्थिति में आ गया। उसके पास परमाणु शस्त्रों की प्रचंड शक्ति नहीं, अपितु आर्थिक क्षमता भी अत्यधिक है। वो राष्ट्रों पर दबाव डालने की स्थिति में आ गया।
संयुक्त राष्ट्र संघ ही नहीं, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी वित्तीय संस्था भी उसकी मुट्ठी में आ गई। परमाणु हथियारों से संबंधित चिंता। सोवियत संघ के बिखराव के बाद 4 गणराज्य रूस, यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान के हाथों में परमाणु हथियार आ गए, जिससे ये चिंता उत्पन्न हुई कि बदले परिप्रेक्ष्य में ये गणराज्य परमाणु हथियारों की समुचित सुरक्षा कर पाएंगे। इस प्रकार से ये समयुद्ध गुट का बिखराव हुआ और बाकी चर्चा हम बाद में करेंगे। धन्यवाद।